मशरिक़ वस्ता की जंग एक नए और तशवीशनाक मरहले में दाखिल हो गई है। यमन के हूथियों ने बहरा अरब में 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है, जबकि इससे पहले वो सऊदी बहरी जहाज़ों के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान भी कर चुके थे। इस पेशरफ से जंग के फैलने का खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान ने सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए बरादर इस्लामी ममालिक की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सलामती के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया है। दफ्तर खारजा का कहना है कि हूथियों की कार्रवाइयाँ न सिर्फ खित्ते के अमन व इस्तेहकाम बल्कि आलमी तिजारत और तवानाई की सप्लाई के लिए भी संगीन खतरा है। उधर ईरान और अमेरिका के दरमियान न सिर्फ हमलों का सिलसिला जारी है बल्कि बयानात की जंग भी शिद्दत इख्तियार कर गई है। अमेरिका ने मुसलसल 12वें रोज ईरान पर फ़िज़ाई हमले जारी रखे हुए हैं, जिनमें कम से कम 2 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में किसी भी जहाज़ को टारगेट किया तो अमेरिका जवाबन ईरान के किसी भी पुल या बिजली घर को तबाह कर देगा। इसके जवाब में ईरान ने अपनी पॉलिसी को आंख के बदले आंख करार दिया है, जबकि सेक्रेटरी रोबियो ने इस पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि सदर ट्रंप की पॉलिसी इससे भी आगे है और वो आंख के बदले सर पर यकीन रखते हैं। ये बयानात इस बात की अक्कासी करते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी नफ्सियाती और सिफारती महाज पर भी अपने उरूज पर है। दूसरी जानिब जंग की कीमत भी मुसलसल बढ़ रही है। पेंटागन के मुताबिक अमेरिका अब तक इस जंग पर तकरीबन 38 अरब डॉलर खर्च कर चुका है, जबकि सेक्रेटरी दिफा ने कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए मजीद 70 अरब डॉलर के इजाफी बजट की दरख्वास्त की हुई है। इसी दौरान अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल न्यूक्लियर ताउन के एक अहम मुआहदे का ऐलान भी सामने आया है। अगरचे इस पर अमल दरामद के लिए अमरीकी कांग्रेस की मंजूरी अभी बाकी है। इन अहम डेवलपमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में अहम सवाल ये भी है कि हूथियों की अमली शमूलियत और सऊदी अरब को बराह रास्त इस तनाज़े में घसीटने की कोशिश खत्ते की मजमूई सूरत हाल पर क्या असरात मरतब करेगी। क्या इससे जंग का दायरा मज़ीद वसी हो जाएगा? इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एयर कमांडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, जौहर सलीम साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चिश्ती साहब, ये बताएं कि ये जो इस वक्त माहौल बना है, हूथियों ने जो अटैक्स शुरू किए हैं, सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है, कितना ये इन्फ्लुएंस करेंगे इस सारे प्रोसेस के ज़रिए और क्या अमेरिका पर इसका कोई प्रेशर पड़ेगा? जी बहुत शुक्रिया बाइस को आपने इनवाइट किया। बिल्कुल ये ईरान चाहता ही यही है कि एस्केलेशन लेडर को ना सिर्फ अप किया जाए बल्कि एस्केलेशन लेडर ईरान के हाथ में रहे। अमेरिका की ख़ास तौर पर लिमिटेशन ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि उनके पास टाइम इज़ रनिंग आउट। वो इसलिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ज़ाहिर है को 3-3.5 महीने बाद इलेक्शन में जा रहे हैं, नेतन्याहू 2-2.5 महीने बाद इलेक्शन में जा रहे हैं। उन पर प्रेशर इंटरनल अनरेस्ट का भी है, जिस तरह लोग अनईजी हो रहे हैं, मोस्ट अनपॉपुलर जंग है, अप्रूवल रेटिंग भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, ग्लोबल इकोनॉमी भी हॉस्टेज बनी हुई है। तो ईरान समझता है कि जितनी ज़्यादा एस्केलेट किया जाए, मैं सिर्फ मिलिटरीली पॉइंट ऑफ व्यू से कमेंट कर रहा हूँ, वो समझता है कि इसीलिए उसने बाबुल मंदब पर भी इनकल्शन कर लिया है कि वहाँ से भी प्रेशर बिल्ड किया जाए, क्योंकि वो समझता है कि अमेरिका के पास एक टाइम नहीं है और वेपन्स का जो उनके पास आर्सनल है वो अनलिमिटेड नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि इस वक्त एक एलिमेंट ऑफ डाइवर्जेंस इजराइल और अमेरिका के दरमियान भी नजर आ रही है। इसीलिए आपने देखा कि अभी तक इजराइल नहीं कूदा इस जंग के अंदर, जो कि स्टैंड लोन ईरान समझता है कि अमेरिका को इंगेज करके जल्दी सैचुरेशन पर पहुंचा के एक न्यू फाउंड इन्फ्लुएंस रेलेवेंस या एक एलिमेंट ऑफ परसुवेरेंस दिखा के कि मैं हर सूरत पर डिफेंड करूंगा या एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करूंगा, जो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरेगा, बाबुल मंदब से गुजरेगा, उसको वो चाहते हैं कन्वर्ट करना एक एग्रीमेंट के अंदर। छोटी सी मिसाल मैं दे देता हूं कि आपको याद है कि पिछले दिनों जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरे थे जहाज सऊदी अरब और कतर के, उन पर हमला इसलिए किया गया था ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो गुजरे थे ओमान के बंदरगाह के करीब और उनकी कोस्ट से हगिंग द कोस्ट ओमानी साइड को। ईरान समझता है कि अगर ये किसी तरीके से ओमान ने लेट गो कर दिया शिप्स को, तो उनका जो ईरानियन का जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल है वो तो डिफ्लेट हो जाएगा, उसके अंदर तो कोई पावर या जान ही नहीं रहेगी नेगोशिएशन के लिए। तो इसीलिए वो समझता है कि ना सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे एक एस्केलेट किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ बाबुल मंदब पर भी किया जाए। लेकिन फिर आखिरी जुमला मैं इसकी तरफ से अर्ज करूंगा कि ऐसी चीज़ों पर अब्बासी साहब एक लेडर ऑफ एस्केलेशन की बाज़ दफ़ा बैकफायर भी कर जाती है। जाहिर है इस वक्त तो ये गेम ऑफ नर्व्स है, किसी को डिजिटली किसी का स्टॉक पाइल भी नहीं पता अमेरिका का, और जितना स्टेमिना ईरानियंस का है वो भी नहीं हमें उस तरह पता कि कहाँ क्लैप्स करेगा। दोनों अपनी अपनी स्ट्रेंथ शो करके लड़ रहे हैं। डिपेंड करेगा कि ईरान कहीं अंडर एस्टिमेट अमेरिका को और ओवर एस्टिमेट अपनी रेजिलियंस को ना करे। उसका जैसे मैंने कहा कि उल्टा रिजल्ट भी निकल सकता है। आने वाले वक्त बताएंगे कि कौन कितनी डिटर्मिनेशन और परसुएशन से फॉलो करता है। ठीक है,
तभी आपने जिस तरह बात की कि ज़ाहिर है कि जो सर्वेज़ हैं उसमें भी अनपॉपुलर वॉर है, इलेक्शन मिड टर्म इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर, ये एक चैलेंज है। और लेकिन हम जो देख रहे हैं स्टेटमेंट $38 बिलियन, ज़ाहिर है अमेरिका जैसे मुल्क के लिए शायद ये कुछ ना हो, बट अगेन दे हैव रिक्वेस्टेड फॉर $70 बिलियन एज वेल कि ये भी आए, इतना हमें अभी चाहिए। सो तकरीबन आप खुद कैलकुलेट कर लें कि इसकी कॉस्ट अभी क्या पड़ रही है। अगर ये $70 बिलियन मांग रहे हैं तो ये बज़ाहिर शायद अमेरिका जैसे मुल्क के लिए इतनी बड़ी रकम ना हो, लेकिन जो इस वक्त सिनेरियो बन चुका है, यानी जैसे मिड टर्म का आप हवाला दे रहे हैं, वो खुद उनके अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितना एक मसला तो ज़ाहिर बनने जा रहा होगा, कहाँ वो एंटी वॉर, कहाँ ये सब कुछ। लेकिन अब वो बहरहाल उस सिचुएशन में फंस गए। जौहर सलीम साहब, ये जो सऊदी अरब को इन्वॉल्व किया जा रहा है इस वॉर के अंदर, इस पर पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी आ रहा है। ये वेयर आर दे हेडिंग, क्या किस तरफ जा रहा है ये सारा मामला? जी बिल्कुल, हम क्योंकि अब जाहिर है कि ईरान की तरफ से कोशिश ये है कि कॉस्ट जो है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि अमेरिकन उनके लिए बढ़ा रहे हैं कॉस्ट। तो जाहिर है कि और इससे पहले ईरान की तरफ से ये थ्रेट आया भी था, और बल्कि ये हर वक्त ही था, ये जो है आप समझ लें कि जो है ना एंटिसिपेटेड था। तो अब वो फाइनली जो है पहले हौतीस ने एक स्टेटमेंट दी जिसको बहुत सौ ने समझा कि ये स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है, लेकिन अब उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए उन्होंने अटैक्स भी किए हैं। आप मिलिट्री एबिलिटी या कैपेसिटी की बात करें तो वो खासी सब्सटेंटिव है। जॉर्ज सलीम साहब, आपके सिग्नल आई थिंक थोड़े से ड्रॉप हो गए, थोड़ा सा आप अगर हमें इसका पीछे से फिर बैकग्राउंड बताइएगा, जहां से आपने बात शुरू की थी, आपके सिग्नल फ्रीज हो गए थे। जी गो अहेड। जी, तो मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल देखें, एक तो खैर जाहिर है प्रेशर तो आया है ना, क्योंकि सऊदीज को ये जब से अटैक हुए हैं तो उन्होंने उनकी जो बहरी जहाज़ों पे अटैक हुए हैं तो उन्होंने अपनी शिपिंग जो है उस फ्लो को बदल दिया है, और वो अब वो सुएज कैनाल से होके और पूरे अफ्रीका का चक्कर काट के केप ऑफ गुड होप से होके अब वो जा रहे हैं एशिया की तरफ। और आपको पता है ना कि सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब की ये कैपेसिटी थी, उन्होंने एक ऑयल पाइपलाइन बनाई थी जिससे उन्होंने सारा जो अपना 60% जो है तेल की एक्सपोर्ट वो अम्बोह पोर्ट जो है जो रेड सी पे है वहां पे शिफ्ट कर दिया था। लेकिन जाहिर है कि फिर वो बाबुल मंदब तो रास्ते में आता है, अगर अब उधर से नहीं जा सकते तो फिर ये लंबा रास्ता जो है जो सुएज कैनाल से, लेकिन ये बहुत ही लंबा हो जाता है, जाहिर है एक तवील सफर है और उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो देखें वो डिस्ट्रप्शन तो है उसमें, और उसका असर आप देखें कि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट्स पे क्या है। आज तेल जो है वो $98 पे पहुंच गया है। जब ये मुआहदा साइन हुआ था तो उसके बाद ये गिर के $72 पे आ गया था। तो वो कॉस्ट तो बढ़ा है, और ये शायद इंटेंशन भी थी ईरान की साइड से कि कॉस्ट इतना बढ़ा दिया जाए कि अमेरिकन के ऊपर फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े कि जी वो उनकी शराइत पे आए टेबल पे। लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे अभी तक जो है ना अमेरिकन वो उनकी ये जो बुनियादी शर्त है वो मान लेंगे कि ये जो जब तक मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वो अपना हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाले रखें। क्योंकि देखें अगर वो हो जाए तो फिर जो है ना फिर उस लेवरेज को वो इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूक्लियर इश्यूज जो कि अभी डिस्कस ही नहीं हुए, और अमेरिकन वो तो आगे डिस्कस होने हैं। तो अगर ये लेवरेज जो सी ऐसी चलती है तो वो फिर ज़ाहिर है नेगोशिएशंस फ्रॉम एन अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर साथ ही साथ देखें एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, क्योंकि अगर अमेरिका ईरान को अभी कंट्रोल करने दे तो फिर आगे भी कोई ऐसा सिलसिला बनेगा। फिर तो जाहिर है जो एक प्रेसिडेंट ऐसा सेट हो जाता है कि उसके बाद फिर पीछे एक मुल्क जिसको वो चीज़ मिल जाए वो नहीं हटता। तो इसीलिए, और फिर ये गल्फ कंट्रीज भी नहीं चाहते। मैं समझता हूँ कि ये तो इवन ईरान के जो हलीफ ममालिक हैं, चीन भी नहीं चाहेगा, ये तो शायद रूस भी नहीं चाहेगा, कि दुनिया के शायद कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि अपना हुर्मुज़ जो है वो कोई एक मुल्क कंट्रोल करे। क्योंकि देखिए अपना हुर्मुज़ जो है उसके एक तरफ अगर ईरान है तो दूसरी तरफ ओमान है, ओमान से थोड़ा पहले यूएई है। लेकिन एम्बेसडर साहब, इस स्टेज पे चाइना फिर क्यों इंटरवीन नहीं कर रहा, और चाइना क्या इसको स्ट्रैटेजिकली डील कर रहा है कि ठीक है इनको डील करने दें, जब कोई एक्सट्रीम पोजीशन आएगी तब हम कुछ अपना इनपुट देंगे, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो तो चाइना भी नहीं चाहेगा और दुनिया का कोई मुल्क भी नहीं चाहेगा, यू राइटली सेड सो चाइना इस पर क्या साइलेंट है, स्ट्रैटेजिकली खामोश है, क्या, हाउ डू यू सी दिस? जी बिल्कुल अहम नुकता है। देखिए चीन की जो डिप्लोमेसी है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ नौयत की होती है। वो डिप्लोमेसी इन पब्लिक गैलोर या मीडिया गैलोर में नहीं करते, और वो उनकी डिप्लोमेसी जो है ना वो बिहाइंड द सीन ज़्यादा होती है। इस जिस तरह अभी जब इससे पहले की सारी हो रही थी उसमें जिसमें पाकिस्तान का रोल बहुत ही अहम था, तो उसमें चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, और जहाँ ज़रूरत पड़ती थी वो ईरान पे अपनी लेवरेज इस्तेमाल करते थे। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर दुनिया में किसी मुल्क को ईरान पर लेवरेज है तो सबसे ज़्यादा तो वो चीन को है। ठीक। अब वो डिसाइसिव मोमेंट्स पे वो लेवरेज इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन जाहिर है जब वो तब करेंगे जब डिप्लोमेसी एक चल पड़ेगी, जब ऐसा मौका आएगा जहाँ पे वो लेवरेज इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी, तो बिल्कुल होगी उनकी तरफ से। तो उनकी डिप्लोमेसी और फिर वो पब्लिक अनाउंसमेंट्स उनकी तरफ से सिर्फ तभी आती हैं जब एक चीज़ कामयाब हो जाती है। ये उनकी डिप्लोमेसी का ख़ासा है। लेकिन देखिए ये इस वक़्त जो डिप्लोमेसी चल रही है, क्योंकि डायरेक्ट डिप्लोमेसी तो नहीं चल सकती इस वक़्त, जो बिलावास्ता मुज़ाकरात नहीं हो सकते अभी जो इस वक़्त ज़ाहिर है जो मंज़रनामा है। लेकिन जो बिलावास्ता अगर नहीं हो रहे तो बिलवास्ता तो हो रहे हैं। पाकिस्तान, ओमान, कतर, इस तरह के जो ममालिक हैं वो सारी डिप्लोमेसी में शामिल हैं। लेकिन हो क्या रहा है इस वक़्त? अमेरिका और ईरान दोनों इस वक़्त एक जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना गेम ऑफ चिकन होती है, जिसमें ये होता है कि दोनों तरफ से 2 गाड़ियाँ जिनका आपस में मुकाबला हो तो बड़ी तेज़ी से एक कोलिजन कोर्स पे एक दूसरे की तरफ आती हैं। और उसमें फिर ये एंटिसिपेशन होती है कि उनमें से कोई एक लास्ट मोमेंट पे ब्लिंक कर देगा कोलिजन होने से पहले। तो वो दोनों इस वक़्त उस किस्म की सूरत हाल है, दोनों ही कॉस्ट बढ़ाते जा रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि दूसरी साइड ब्लिंक करे। अब तो लेकिन अब उसमें खतरा भी होता है, क्योंकि जब ज़ाहिर है देखें जब इस किस्म की चीज़ हो रही है तो उसमें मिसकैलकुलेशन की गुंजाइश तो होती है। और मिसकैलकुलेशन कैसे हो सकती है? मिसकैलकुलेशन ऐसे हो सकती है कि अचानक बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज हो जाएं, बेशक वो अमेरिकन हों या बेशक वो ईरान में हो, उससे ज़ाहिर है फिर एकदम रिटेलिएशन का लेवल मुख्तलिफ हो जाएगा। मिसकैलकुलेशन हो सकती है, आप ये ठीक बात कर रहे हैं। और दोनों साइड्स का भी हम आप क्या ज्वाइन करने से पहले भी अभी यही बात कर रहे थे कि समटाइम चिश्ती साहब भी कह रहे थे कि एस्केलेशन लेडर ईरान अपने हाथ में रखना चाहता है कि वो अब उसको एंगेज रखे, क्योंकि उसको भी कुछ वीकनेसेस पता है कि लेकिन वो आप रख नहीं सकते हैं ना, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसमें अभी देखिए जिस तरह अमेरिका की तरफ से थ्रेट आ गया कि अब अगर आपने किसी भी शिप पे अटैक किया तो उसके मुकाबले में हम एक बिजली घर आपका गिराएंगे या एक जो है ना आपका। और रूबियो का स्टेटमेंट कि आंख के बदले फिर हम सर लेंगे, आंख के बदले आंख नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है कि अब वो फेज जो है ना इसके बाद अभी तो कंट्रोल्ड एस्केलेशन है, इसके बाद अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन की तरफ जा सकते हैं। और मैं तो समझता हूँ कि ये वक्त जो है ना इस वक्त दोनों फरीकों के लिए वक्त है टू गिव डिप्लोमेसी अ चांस, क्योंकि इसके बाद अगर कुछ जो नेक्स्ट फेज आता है एस्केलेशन का वो दोनों के हक में अच्छा नहीं होगा और दुनिया के हक में अच्छा नहीं होगा। अगर $98 पे अभी तेल पहुंच गया है तो अगर इससे बढ़ के एस्केलेशन नेक्स्ट जो लेटर ऑफ एस्केलेशन में आप जाते हैं जब, तो फिर आप तेल कहाँ पहुंचेगा? बाकी दुनिया की क्या हालत? तो आप पाकिस्तान पे देखें कितना असर पड़ रहा है इसका। जी हाँ। बाकी मुल्क जो है बेशक हिंदुस्तान हो वो जो मर्जी कहते रहे उन पे असर तो पड़ रहा है। साउथ कोरिया, जापान, जितने मुल्क आप ले लें, चीन पे भी, इन सारी दुनिया पे पड़ रहा है। और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ तेल की वजह से एक फूड क्राइसिस बन रहा है इस वक्त, जिसको दुनिया अभी तक उस तरह से देख नहीं रही। ये फूड क्राइसिस कुछ महीने के, क्योंकि वहां से दुनिया के 1/3 फर्टिलाइजर्स भी वहीं से आते हैं, तो उसका भी है। फिर अगर बाबुल मंदिर क्लोज हो जाता है तो फिर तो another 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड है। तो ये जो है बड़ा इकोनॉमिक एपोकलिप्स एक बन सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त दोनों फरीकों को थोड़ा सा पीछे हटने की जरूरत है और मुज़ाकरात को एक चांस देने की जरूरत है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, डिस्कशन को उसके बाद कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक। चिश्ती साहब, ये अमेरिका की जो प्यूनिटिव कॉस्ट है बढ़ाने की स्ट्रैटेजी है, इट्स नॉट वर्किंग। अब अमेरिका के पास क्या मिलिट्री ऑप्शंस रह गए हैं, जबकि जो जंग की कॉस्ट है $110 बिलियन पे जाती दिखाई दे रही है। अगर 70 बिलियन ये भी अप्रूव हो जाए और $38 बिलियन वो ठीक है, उनके लिए कोई मसला नहीं है, रिपीट दिस थिंग। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मिड टर्म है और एंटी वॉर प्रेसिडेंट हैं और इसी बुनियाद पर वो आए थे मैं जंग दुनिया में रोकूंगा, तो क्या होगा? भाई साहब देखिए, ये जो बजट बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि कल डिलीवरेंस हो जाएगी वेपन्स की और परसों फायर होना शुरू हो जाएंगे ईरान के ऊपर। बहुत टाइम टेकिंग इनकी है, ज़ाहिर इंटेंस टेक्नोलॉजी है, पैट्रियट हैं, टोमाहॉक हैं, महीने लगते हैं, प्रोडक्शन कहीं गुना कम है एज कम्पेयर टू जो ईरान जिस तरह के ड्रोन्स या स्ट्राइक्स के मिसाइल्स बना रहा है। और वो आज का नहीं बना रहा। ईरान को तो हमने देखा कि उसने ईरान इराक जंग से सीखा जो 8 साल हुई थी। आपको याद होगा कि तमाम तकरीबन वेस्ट ने इंक्लूडिंग अमेरिका ने इराक का साथ दिया था। तो ईरानियों को तो उस वक्त नया उस वक्त टेक ओवर हुआ था, या खमीनी साहब की हुकूमत आई थी, उसके बाद खामनेई साहब थे। तो ईरान ने तो उस वक्त सीखा क्योंकि अमेरिका ने सिखाया और वेस्ट ने सिखाया कि हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, सद्दाम हुसैन की मदद करेंगे। उसके सिर्फ मेरा ख्याल है 12-13 साल बाद उन्होंने सद्दाम हुसैन के साथ वही कर दिया। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ईरानियों ने सीख लिया है
कि सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, लेबनान हो, अमेरिका ने कहीं भी लॉन्ग पार्टनरशिप नहीं की। तो उन्होंने ये वेपन्स बनाने और सस्टेन करना, सर्वाइवेबिलिटी, इंडिजनाइजेशन जो है, वो सारी की सारी दुनिया ने सिखा दी, खासतौर पर जैसे मैंने कहा ईरान और इराक की जंग में। अब जो है ईरान क्या कर रहा है कि अपने लिए जंग सस्ती रख रहा है और अमेरिका के लिए महंगी कर रहा है। पिछली जंग भी उसने यही किया था। मैंने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री में कहा था, थोड़ा सा पहले मैंने एक बनाई थी इसी के ऊपर, कि हाउ ईरान हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वॉर फाइटिंग। देखिए, मैं अगर ईरानी स्ट्रैटेजिस्ट हूं तो मैं शायद चाहूंगा ही नहीं कि ये जो मेरे ड्रोन्स हैं ये जमीन पर गिर के किसी जगह किसी बिल्डिंग को तबाह करें। मैं कहूंगा आप पैट्रियट फायर करें इनके ऊपर, आप इनको महंगा करें, आप 4 बिलियन का फायर करें, मैं 20,000 का ड्रोन भेज रहा हूं, तो इसको इंटरसेप्ट करें। आई वुड लाइक देम टू बी इंटरसेप्टेड जस्ट बिकॉज टू मेक द वॉर एक्सपेंसिव फॉर यूएसए। और अमेरिका के 38 बिलियन हो या 138 बिलियन हो, ये वेपन, ये कैश एंड कैरी टाइप नहीं होते, लॉन्ग टर्म होगा। यही ईरान को कमजोरी पता है अमेरिका की। आपने एक और चीज नोट करें, जो बॉम्बिंग पैटर्न है पूरी जंग के 40 दिनों के दरमियान, मैं रैंडम इनके पैटर्न देख रहा था, अमेरिका ने जिस तरह ईरान की डिस्ट्रक्शन की थी, मुझे कोई वेल ऑर्केस्ट्रेटेड बॉम्बिंग स्कीम नजर नहीं आई थी। कभी वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देते थे, कभी वो किसी को बमबारी करके वो समझते थे हमने ये रॉकेट लॉन्चर मार दिए हैं, कभी किसी समझा फैक्ट्री को तबाह कर दिया है। मुझे कुछ स्कीम ऑफ एग्जीक्यूशन नजर नहीं आई। ये पहली दफा मुझे स्कीम ऑफ एग्जीक्यूशन अब नजर आई है, और वो वेपन शॉर्टेज होने की वजह से प्रॉब्लम। और स्कीम क्या है इस दफा? सिर्फ वो तमाम जो कोस्टल एरियाज हैं, वो एरियाज को हिट कर रहे हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की कैपेसिटी सस्टेन या मेंटेन कर रहे हैं। और जिसका मतलब ये है कि अमेरिका चाहता है कि मैं अपनी बॉम्बिंग को, ईरान की जो मेन लैंड है, वो तो वैसे भी तकरीबन 20,000 टारगेट्स उन्होंने तबाह किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंगें हैं, यूनिवर्सिटियां तक नहीं छोड़ी गई, तो वहां पे अब उनको गेन होने का कुछ नहीं है। वहां की पेन जो है ईरानियन यूज टू है, एक एलिमेंट ऑफ एंगर एंड रिवेंज है, जिसकी वजह से कौम यूनाइटेड हो गई। और वजह यह है कि ईरानी कौम को अमेरिका ने समझा कि मैंने रजीम को हटाना है, या इस गवर्नमेंट के खिलाफ हमला करके इसको हटा दूंगा, लोग टेक ओवर कर लेंगे। लोगों ने समझा कि ये हमारी हुकूमत पे हमला नहीं है, ये ईरान पे हमला है। तो ऑन टॉप ऑफ दैट, मैंने 28 फरवरी को कहा था, जिस दिन जंग हुई थी, कि अमेरिका ने ये जो 49 लीडर शहीद किए हैं, ये नॉन स्टार्टर है, ये फेल्ड स्ट्रैटेजी है। वजह, आप लीडर्स को एलिमिनेट नहीं करते पहले दिन, इसलिए कि आज खामनाई, आयतुल्लाह खामनाई जिंदा होते तो कहीं ज्यादा बेहतर नेगोशिएशन होती। अब जो हम शक करते हैं कि पासदारान इनकलाब के 32 डिविजन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पॉकेट्स में डिवाइडेड हैं, कोई ग्रुप में हार्मोनाइजेशन नजर नहीं आती, ऐसा नहीं होना था। तो ये फॉल्टी स्ट्रैटेजी थी। अब मेरा ख्याल है ईरान समझ, जो मैं इंडिकेट कर रहा था, लेट मी क्लोज दिस, कि जो वेपन्स हैं अमेरिका के लिए बहुत महंगे हैं। अमेरिका की पहली दफा मैं स्ट्रैटेजी बाय डिजाइन देख रहा हूं, लेकिन ईरान को ये सूट करता है कि वो सस्टेन करे, प्रोलॉन्ग करे। शिपमेंट खोलने के लिए बासी साहब ये नहीं होता कि 100% किलिंग करें। ईरान ने 100 में से 1-2 को किया तो शिपिंग नहीं आती, वही बाबुल मंदब में पॉसिबिलिटी है। इंश्योरेंस महंगी हो जाती है, शिपिंग लाइंस नहीं आती हैं, और क्रू इनकार कर देता है। जब ये सारी चीजें हो तो आपका खौफ फैल जाता है, और यही देखा आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हुआ, एंड पॉसिबिलिटी बाबुल मंदब की भी यही बनती है। ओके, हाँ, वो इंश्योरेंस कॉस्ट हमने तो देखी, बिल्कुल चंद दिन हुए थे तो मर्स जैसी कंपनीज़ ने, या बड़ी जो कंटेनर कंपनीज़ हैं, उन्होंने उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ा दी थी, और अब तो ज़ाहिर है फ्यूल प्राइसेस, बहुत सारी चीज़ें वैल्यू ऐड कर रही हैं सारे प्रोसेस में। बदर साहब, ये अमेरिका सऊदीया जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट की बात हो रही है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, और क्या इसका रीजनल स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट पे भी कोई असर पड़ेगा या नहीं? जी बिल्कुल। एक तो ये देखें, ये कोई नई चीज तो नहीं है, 10 साल से इसकी बातचीत चल रही है, इवन बाइडेन इंतजामिया के वक्त में भी। तो नेगोशिएशंस काफी अरसे से चल रही थी। अभी जो अमेरिका ने इनको जिस तरह का डील साइन हुआ है, वो शायद उससे बेहतर है जो बाइडेन इनको ऑफर कर रहा था सऊदी अरब को। तो उसमें जो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, कंट्रोल ज्यादा थे, जो है इन टर्म्स ऑफ के जीव इंस्पेक्शंस और बाकी चीजें, इसमें थोड़ा सा उससे कम है। तो इसीलिए इजरायलीज जो हैं उनको ज़ाहिर है इससे बड़ी तशवीश है, या क्योंकि वो तो नहीं चाहते कि, खुद तो वो न्यूक्लियर पावर हैं, वो तो उन्होंने 100 से ज़्यादा बम बनाए हुए हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि जी किसी किस्म के कैपेसिटी किसी और मुल्क के पास भी आए। हालांकि ये तो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, तो मतलब ये तो नहीं कि वेपनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन देखें, इसमें अहम चीज़ क्या है? इसमें अहम चीज़ यह है कि अमेरिका ये कमिटमेंट अपनी बता रहा है कि इस रीजन से वो जा नहीं रहे। और ये वो चीज़ है जो मैं कहता रहा हूँ, और इससे पहले बहुत से मुबसरीन ये कहते रहे हैं कि नहीं जी, इस जंग के बाद बस अमेरिका तो अब ये यहाँ से चले जाएंगे, अब तो एक नया रीजनल फ्रेमवर्क बनेगा, एक नया डिफेंस आर्किटेक्चर बनेगा। और मैंने ये बरमला कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा।
अमेरिका का जो बेसिक डिफेंस आर्किटेक्चर है इस रीजन के लिए वो वैसे ही रहेगा। हाँ, उसके ऊपर कोई मल्टी लेयर्ड आप उसको बिल्कुल वो कर सकते हैं, जिस तरह सऊदी अरब ने पाकिस्तान से भी SMDA किया, उस तरह हो सकता है जिसमें पाकिस्तान भी हो, तुर्किया भी हो और मुल्क भी हो। लेकिन वो उनके जो है ना वो उसकी रिप्लेसमेंट नहीं होगा जो अमेरिका के साथ उनका डिफेंस आर्किटेक्चर है। तो एक तो खैर ये भी है, वो अमेरिका का ये सिग्नल है कि वी आर गोइंग टू स्टे, वी आर हियर टू स्टे। अब मैं दूसरा थोड़ा सा उस तरफ आता हूँ, जो बिल्कुल चिश्ती साहब ने जो है बड़ा अच्छा उन्होंने अहाता किया सारा। अब इसमें मैं ये समझता हूँ कि देखें ईरान की जो जिस तरह उन्होंने बताए भी हैं, ये सारे बहुत अच्छे हैं, ये मिलिट्री हिसाब से कई जो है ना कम कॉस्ट, क्योंकि है ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। अच्छा, अमेरिका के लिए कॉस्ट को इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, जो अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन खर्च कर सकते हैं, या बल्कि कई अंदाजे तो हैं $2 ट्रिलियन, और इराक में $3 ट्रिलियन जो है वो भी उस वक्त के $1 ट्रिलियन, तो उनके लिए 100, 200, $300 बिलियन कोई इतनी बड़ी रकम नहीं होती, जिनका मिलिट्री बजट साल का $1.5 ट्रिलियन का है। हाँ, लेकिन असल कॉस्ट जो है वो आपका कई बार साख का होता है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि देखें टैक्टिकली ईरान की जो है ना इस वक्त तक बहुत कामयाब रही है उनकी जो वॉर पॉलिसी, अगर आप उसको कह लें, लेकिन स्ट्रेटेजिकली क्या इन द लॉन्ग टर्म ये ईरान को सूट करेगा कि वो पूरे रीजन को अनस्टेबल कर दे? क्या वो दुनिया की इकोनॉमी को अनस्टेबल रखे? उससे क्या वो हासिल कर लेंगे इवेंचुअली? मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह उनको जो MOU मिल रहा था उसमें उनकी जो बेसिक शराइत थी उनको मिल रही थी, तो अगर स्ट्रेटेजिकली देखें तो अगर वो दुनिया की इकोनॉमी में वापस इंटीग्रेट होते, पूरी अगर उनकी सैंक्शंस लिफ्ट हो जाती, दोबारा से एक रिकंस्ट्रक्शन के भी इतने पैसे मिल रहे थे, रिकंस्ट्रक्शन होती, साथ ही साथ जो है ना उनके जो फंड्स जो थे अनफ्रीज होते, तो वो पूरी अपनी फिर ये सारी कुव्वत जो एबिलिटी है वो कौम की जो है ना दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की तरफ लगाते, इकोनॉमिक ब्रिजेस बनाते इस खित्ते के मुल्कों से, गल्फ कंट्री से भी और ताल्लुकात बनाते, इत्तेमाद जो है ना बाहमी इत्तेमाद उसको फरोग देते। देखें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज ये होती हैं, जंगों से जो है ना मतलब वो आप ठीक है आप इस तरह की टैक्टिक्स जो सी बड़ी कामयाब हो जाएंगी, लेकिन इन द लॉन्गर टर्म आपको इससे क्या मिलेगा ये भी सोचने की जरूरत है उनको ना। तो कई बार वो कहते हैं ना टैक्टिकली ब्रिलियंट बट स्ट्रेटेजिकली नॉट सो, तो जो है ना मैं इसको थोड़ा सा उस तरह से देखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो है ना ईरान के भी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में ये था कि वो जो है ना पीस की तरफ आते हैं, और कई बार पीस के लिए आप थोड़े बहुत कंसेशंस भी देनी पड़े तो दे देते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म पीस जिसमें आपको फायदा होता है, और इसमें तो कंसेशंस भी उनको शायद इतनी नहीं देनी पड़ रही थी। तो मैं तो इसको जरा मुख्तलिफ अंदाज से देखता हूँ। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि ईरान के लिए जो है ना मुज़ाकरात की तरफ आना, और जितना अमेरिका के लिए भी मुज़ाकरात की तरफ आना एक विन विन सिचुएशन होगी। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि जंग की कंटिन्यूटी जो है वो दोनों के लिए लूज लूज सिचुएशन होगी। ठीक है, राइट। थैंक यू सो मच एम्बेसडर जौहर सलीम साहब, थे एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। आपने गुफ्तगू सुनी, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन यही होगी कि वो दोबारा डायलॉग की तरफ आएँ, अदरवाइज़ इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत बड़ी होने जा रही है। फ्यूल प्राइसेस से लेके जो फूड बास्केट शॉर्ट होनी है, जो कि क्राइसिस आना है, कमोडिटीज़ के इशूज़ आने हैं, और उसके अलावा बहुत सारे मसाइल इससे रेलेवेंट जो वॉर से होते हैं रिलेटेड वो खड़े होंगे। सो देखें क्या होता है, क्योंकि सिचुएशन तो इस वक्त संभलती नज़र नहीं आ रही। बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के पेशेंस कम्प्लीटली टेस्ट करना चाहते हैं और एक दूसरे को जो है कम्प्लीटली नॉक डाउन करना चाहते हैं। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू इकोनॉमी आफ्टर दिस ब्रेक। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग ने आलमी मईशत पर अपने असरात मजीद गहरे कर दिए हैं। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $96 पर बैरल से तजावुज़ कर चुकी है, जिसके असरात पाकिस्तान तक भी पहुँचना शुरू हो गए हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 से 7 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया है, जिससे महंगाई के एक नए दबाव का खदशा पैदा हो गया है। ये इजाफा ऐसे वक्त में हुआ है जब हुकूमत ने हाल ही में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए डीरेगुलेशन पॉलिसी का आगाज़ किया है। अगरचे इस पॉलिसी का मकसद मार्केट को ज़्यादा कंपेटिटिव बनाना बताया जा रहा है, ताहम स्टेक होल्डर्स को खदशा है कि मौजूदा हालात में कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रखना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानिब मुआशी महाज पर कुछ हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आ रही है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग B- से बढ़ाकर B कर दी है।
इदारे के मुताबिक IMF के प्रोग्राम के तहत जारी मौशी इस्लाहात के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ है और फिस्कल डिसिप्लिन बेहतर होने से पाकिस्तान की मजमूई इकनॉमिक कंडीशन बेहतर हुई है। इसी दौरान एक और अहम डेवलपमेंट सामने आई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 अरब की 5 साला एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी के हुसूल की दरख्वास्त की है, जो मंजूर होने की सूरत में पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर, बैरूनी अदायगियों और मजमूई मालियाती इस्तेहकाम के हवाले से एक अहम सहारा साबित हो सकती है। ताहम बुनियादी सवाल यह है कि अगर मशरिक़ वस्ता में जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती है और तेल की कीमतें मुसलसल बुलंद होती रहती हैं, तो क्या पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़रूरियात, इम्पोर्ट बिल और महंगाई के दबाव को संभाल सकेगा? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अम्मार हबीब साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अम्मार साहब, ये गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम प्राइसेस की डीरेगुलेशन पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस कराई है, अब ये जो मौजूदा आलमी हालात हैं, क्या ये ठीक टाइम है इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने का? और इसका जो एक आम सारिफ है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं और रिफाइनरी सेक्टर है, उस पर क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा टाइम है ये डीरेगुलेट करने का, क्योंकि आज नहीं तो कल आपने डीरेगुलेट करना है। जब हम डीरेगुलेट नहीं करते और सरकार सब्सिडीज देती रहती है, उसके बाद ही ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि पिछले 3 महीने में कीमत बढ़ी पेट्रोल की, फिर कम भी हो गई, फिर अब थोड़ी सी और बढ़ी, मगर इस पर ओवरऑल इकॉनमी पे इतना उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। जबकि इस एपिसोड को अगर आप 2021-22 से कंपेयर करें तो हम लोग 1.5 से 2 साल लगे थे उस चीज़ को हमें मैनेज करने में, उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। तो बिल्कुल ये सही डिसीजन है और बिल्कुल कम्प्लीटली सेक्टर को डीरेगुलेट कर देना चाहिए, और ये जो पंप्स की जो मोनोपोली है या ओलिगोपोली, इसको आप बोलें, इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। ठीक है। अम्मार साहब, ये बताएं कि क्या गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा बफर मौजूद है जो इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस पे शॉक्स आ रहे हैं उसको कुछ अरसे के लिए मेंटेन कर सके? कोई रास्ता नहीं है इस वक्त? नहीं, अभी नहीं है। देखें, अभी ये थोड़ा महीना हुआ था, 2-3 हफ्ते हुए थे कि चीज़ें सेटल हुई थी, फिर से आगे। तो ऑब्वियसली बफर डेवलप करने के लिए, शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए, कैपेसिटी डेवलप करने 2 से 3 साल लगते हैं। अच्छी चीज़ ये हुई है, पिछली मरतबा जो क्राइसिस आया था कि 3-4 महीने पहले, जो मार्च में जो शुरू हुआ था, उसके बाद से हमने स्टोरेज के ऊपर काफ़ी फोकस जो है हो गया है। तो इंशाल्लाह ये थोड़ी चीज़ें बेहतर होती हैं, सेटल होंगी, तो अगले 2-3 साल में जो शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो भी हमारी इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक। और ये पाकिस्तान इस वक्त जो एनर्जी सर्कुलर डेट, इंपोर्ट बिल और एक्सटर्नल डेट की वापसी जैसे लिक्विडिटी चैलेंजेस से भी सामना कर रहा है, सबसे बड़ा फौरी जो आपके नज़दीक ख़तरा है वो क्या समझते हैं? आपने सबसे बड़ा डेंजर क्या है? सबसे बड़ा डेंजर जी अभी ये है कि मतलब हम इसेंशियली जंग अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है तो कीमत बढ़ेगी तेल की, और कीमत बढ़ेगी तो उसके बाद लोकल पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी, और उसके बाद जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो हमें कोशिश यही, होपफुली ये चीज़ जो है जंग एक्सटेंड ना करे। एक्सटेंड करेगी तो उसका हमारी इकॉनमी जो बहुत वैसे ही बड़ी मुश्किलों से थोड़ी स्टेबलाइज हुई है, उसमें और स्लो डाउन आ जाएगा। सो $98 पर बैरल जो है वो अभी इफेक्ट डालेगा, इंटरेस्ट रेट तक इसकी बात जाएगी। मुझे नहीं, $98 का तो ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट ने कैप्चर किया हुआ है। एनीथिंग अराउंड लेके 130 से 140 पे अगर चला जाता है और वहाँ पे सस्टेन करता है, वहाँ पे जाके प्रॉब्लम होगी। 98 तक तो हमने ऑलरेडी उसको एब्जॉर्ब किया हुआ है, और उसी पे इंटरेस्ट रेट हमारा जो है वो बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। उस वक्त जो है जाके थोड़ी और हालात थोड़े कशीदा होंगे, मगर एट दिस पॉइंट इन टाइम स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है। सो ये S&P ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बढ़ाई है, आम बंदे के लिए बताएं इसका क्या मतलब है? बिकॉज वो रेटिंग बेटर होती है, ये हमें फिगर्स में तो पता चलता है, लेकिन पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल डेट्स लेने की जो वॉल्यूम है, क्या वो कम हो सकता है? क्या होगा इसका? एक आम बंदे को समझाने से फायदा क्या होगा? नहीं, इसमें अभी तो ऐसा किसी को कोई फायदा नहीं होगा। रेटिंग की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है कि क्या हम इस बी को मेंटेन कर सकते हैं अगले 5, 8, 10 साल के लिए, या इसको इंप्रूव कर सकते हैं B+ पे और इवेंचुअली BB पे या फिर A- तक हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उसको आप इंप्रूव कितना कर सकते हैं। कि इस बी रेटिंग का 1 साल या 2 साल में इतना कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप किस ट्रैक पर हैं, B से B+ पे जाते हैं, फिर BB- पे जाते हैं, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एज ऑफ राइट नाउ किसी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो इससे ये जो हमारे डेट्स हैं, एक्सटर्नल जो हमारी पेमेंट्स होती हैं, वो भी कम नहीं होती? नहीं जी, वो क्यों कम होंगी? वो कम नहीं होंगी, थोड़ी सी और ज़्यादा शायद आप बोरो और कर सकते हैं, मगर हमें क्या अभी बोरोइंग करने की ज़रूरत है, सवाल ये है। तो इससे जैसे कोई वो ही नहीं होगा, थोड़ा और इंप्रूव करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर अब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ज़रूर हम क्राउड इन करना शुरू कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सो ये पाकिस्तान ने अमेरिका से जो $10 बिलियन की एक्सचेंज फंड की फैसिलिटी मांगी है, इसके एक्सेप्ट होने के कुछ चांसेस हैं जिस तरह के हमारे ताल्लुकात चल रहे हैं? और अगर ये एक्सेप्ट हो भी जाती है तो इसके इकोनॉमी पे क्या जो है वो असरात होंगे?
देखें ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है, क्योंकि ये वाली जो फैसिलिटी है हर किसी को नहीं मिलती। बहुत कम ममालिक हैं जिनको इसका एक्सेस है, स्पेशली वो ममालिक जो कि यूएस डॉलर से पैक्ड हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया या यूएई हो गया। थोड़े कुछ महीने पहले यूएई ने ये फैसिलिटी इस्तेमाल करी थी। अर्जेंटीना का भी इससे थोड़ा सा इसके सेटलमेंट हुई थी। जापान के पास एक्सेस है। बहुत कम ममालिक हैं जिनके पास ये एक्सेस है, और हमारे पास अगर एक्सेस आ रहा है तो वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल कि यूएस इज सपोर्टिंग पाकिस्तान इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये एक अच्छा सिग्नल है। उसका इकोनॉमी में इम्पैक्ट ये होगा, इसी तरह चीज़ें चलती रहें, स्टेबिलिटी आती रहे, सो वी विल सी अ लॉट मोर इन्वेस्टमेंट कमिंग इन, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल गिवन बाय द यूएस गवर्नमेंट। माइक्रो फ्रेमवर्क जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, उसको कैसे चैलेंज है इस वक्त, किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है इस वक्त? देखिए टाइम लगता है इन चीज़ों को समझने का। फोकस हमारा जो है असल ये है कि हम एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाएं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी किस तरह जनरेट करें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज किस तरह लगाएं। अब वो वक्त आ गया, अगर उस पर फोकस नहीं किया तो फिर हम इसी साइकिल में ही फंसे रहेंगे। ग्रोथ जो हमारी आनी है वो एक्सपोर्ट के थ्रू ही आनी है। बट हमारा मसला तो वो फिर एनर्जी कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। एनर्जी कॉस्ट जो है वो मसला हल हुआ है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। वो हर दफ़ा यही बोल देंगे कि एनर्जी कॉस्ट मसला है, वो चीज़ मैनेजेबल है। बात सारी ये है कि अब इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें यहाँ पे, या अगर सारे पैसे अब रियल स्टेट में चलता रहेगा, या सारे पैसे जो कैपिटल है वो ऐसी जगहों पे स्टेट इंसेंटिवाइज करती रहेगी जहाँ से कोई एक्सपोर्ट नहीं होनी, तो ऑब्वियसली वो एक प्रॉब्लम होगा। तो एक्सपोर्ट्स को जो है हमें तरजीह देना जरूरी, स्पेशली इंडस्ट्रियलाइजेशन को, जिसके थ्रू एक्सपोर्ट्स हों। राइट, थैंक यू सो मच। अमार हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप गुफ्तगू सुन रहे थे उनकी। एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के आप अपनी इकोनॉमी को बेटर कर सकते हैं, और लेकिन इस बजट के अंदर जो है वो जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसका ये ख्याल था कि एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी हमारी ये नहीं है ना। इस बजट के अंदर हमें कोई एज सच एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा स्पेस नज़र आता है। रियल स्टेट के अंदर है, ज़ाहिर है थोड़ा सा बेटरमेंट आई है उसकी वजह से, लेकिन कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा। आप गुफ्तगू आप सुन रहे थे उनकी, आप प्रोग्राम देखा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।